दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में और मैं हूं मिथुन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो केवल हम लोग ज़्यादा प्रश्न नहीं देखेंगे, 43 प्रश्न को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से जो ना आएगा तो आएगा। ये VVI करके आप लोग पूरा वीडियो को देखते जाना अंत तक। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। यथासंभव आप लोगों को यदि आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आपको आंसर भी बताते जाना है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न शुरू होता है, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच ऐसा कौन सा प्राचीन स्थल था, ऐसा कौन सा स्थान था जहां से व्यापारिक मार्ग जो है ना शुरू हो गया था। तो ऑप्शन ए में है सूती मार्ग, बी में है रेशम मार्ग, सी में है उत्तरी पथ और डी में है दक्षिणी पथ। तो राइट आंसर आप लोगों को नोट करके रखना है रेशम मार्ग, यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए अगली प्रश्न आपका बोलता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न। ये प्रश्न कहता है 2 नंबर, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। ऐसा कौन सा कांड हुआ। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो हुआ था ना, उसके बाद ऐसा कौन सा वो गांधी जी जो थे ना, वो क्या किए थे, चौरी चौरा हत्याकांड को बंद कर दिए थे। तो उस आंदोलन के बाद कौन सा फिर आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, चौरी चौरा हत्या मतलब कांड के बाद। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में खिलाफत आंदोलन, बी में है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, सी में दिया गया असहयोग आंदोलन और डी में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा असहयोग आंदोलन, यानी कि हमारा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए आपका प्रश्न अगला कहता है 3 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है 1 मई को, बी में है 1 मई को, सॉरी ए में है 1 अप्रैल को, बी में है 1 मई को, सी में है 1 जून को और डी में है 1 जुलाई को। तो देखिए आपको पता होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न, और VVI करके नोट करना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ना, यह 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही होगा। अब प्रश्न आपसे पूछता है 4 नंबर, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट करके इसको भी नोट करना है आप लोगों को। वर्तमान में यानी कि अभी के टाइम में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में आपका है 7, बी में है 9, सी में दिया गया 8 और डी में दिया गया 10। तो टोटली की बात करें तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हमारा हो जाता है पूरे भारत में। तो आपका बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न भी VVI करके नोट करना है। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी बार आता है। प्रश्न कहता है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, चूंकि जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कहना किनका था। ऑप्शन ए में है अरस्तु का, बी में अब्राहम लिंकन का, सी में रूसो का और डी में सुकरात का। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होगा ना, ये होगा अब्राहम लिंकन का कहना था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ठीक है, ये कहना था। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपसे 6 नंबर पूछता है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो है ना संस्था है, उसको किस प्रकार का संवैधानिक दर्जा मिला है जिसके कारण वह संविधान के संशोधन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में आपका है 72वां में, बी में है 73वां में, सी में दिया गया 74वां में और डी में दिया गया 75वां में। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 72वां संशोधन के बाद मिला था। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। प्रश्न कहता है 7 नंबर, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। सबसे बड़ी बाधा क्या है भारत में जो लोकतंत्र है ना, इसकी सफलता के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है अशिक्षा, बी में है गरीबी, सी में है बेरोजगारी और डी में है इनमें से सभी। तो हम देखें तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी सभी अपने देश को आगे बढ़ाने से रोकती है। तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है 8 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग जो है ना, यह एक व्यापारिक स्थल था जाने आने का, ये कहाँ पड़ता है। ऑप्शन ए में है बिहार शरीफ में, बी है राजगीर में, सी में दिया गया है गया में और डी में दिया गया है बांका में। तो देखिए नोट करके रखना है आप लोगों को, ये राजगीर में पड़ता है। राजगीर कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार में पड़ता है। बिहार का एक जिला है जो कि पटना के आसपास में पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न आपसे पूछता है 9 नंबर, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। सासाराम जो है ना, ये बिहार में ही एक जिला पड़ता है। इसका विकास कब हुआ था। ऑप्शन ए में है मध्य युग में, बी में है प्राचीन युग में, सी में है आधुनिक युग में और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे आंसर सही देखें तो मध्य युग में जो है ना सासाराम का क्या होता है, विकास अधिक हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। तो अब देखिएगा अगला प्रश्न आपसे 10 नंबर पूछता है, सासाराम नगर, सॉरी ये तो प्रश्न हमने करवा दिया ना अभी। चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछता है। 11 नंबर, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित किससे है। गोविंद सागर ये एक कृत्रिम जलाशय है। ठीक
ठीक है, ये किससे संबंधित है, किस नदी से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए में है हिरंद बांध से, बी में है हीराकुंड बांध से, सी में है भाखड़ा नंगर बांध से और डी में नरोदा बांध से। तो देखिए राइट आंसर आपको नोट करके रखना है यहाँ पे, ये हमारा राइट आंसर होगा क्या, भाखड़ा नंगर परियोजना से, भाखड़ा नंगर बांध पे संबंधित है, गोविंद सागर कीर्तम जलाशय, ठीक है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों से एक गुजारिश करेंगे, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, जिससे आप लोगों को ऑल क्लास करवाया जाएगा और आपको नोट्स भी मिलते रहेगा, ठीक है। तो आपने यदि अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ना, तो ये मेरा नंबर है जी, ठीक है। देखो 6009698095, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हो सके तो डायरेक्ट कॉल करना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको यस करके या फिर डायरेक्ट मैं आपको कहूँगा इस नंबर पे ना यस करके मैसेज करना, जिससे आपको आसानी से ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके आप लोग शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न कहता है 12 नंबर, सर्वाधिक भूस्खलन जो है ना, भूस्खलन प्रवण वाला राज्य कौन सा, यानी सबसे ज्यादा किस राज्य में जो है ना सूखा पड़ता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, बी में है ओडिशा, सी में है झारखंड, डी में है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों को नोट करके रखना है जी, झारखंड हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब प्रश्न आपसे पूछता है 13 नंबर, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा होता है, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा सूखा रहता है। ऑप्शन ए में है उत्तरी बिहार, बी में पूर्वी बिहार, सी में है दक्षिणी बिहार और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मैंने ये भी प्रश्न काफी बार आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये प्रश्न का राइट आंसर होगा पूर्वी बिहार, ठीक है। तो बी नंबर आप लोगों को नोट करके रखना है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछता है 1871 में कौन सी क्रांति शुरू हुई थी, 1871 में जो कौन सी क्रांति जो है ना शुरू हुई थी। ऑप्शन ए में फ्रैंकफर्ट की संधि, बी में है पेरिस की संधि, सी में है बिनिया कांग्रेस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि, आई मीन हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जाता है, प्रश्न हमसे पूछता है 15 नंबर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, ठीक है। 1830 की क्रांति समाप्त हो गया फ्रांस में, उसके बाद 1830 में जो है ना किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए में संघीय व्यवस्था, बी में संवैधानिक राजतंत्र, सी में दिया गया गणराज्य और डी में दिया गया अधिनायक। तो देखिए राइट आंसर आप लोगों को नोट करके रखना है 15 नंबर प्रश्न का, ये होगा संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि बी नंबर आपको नोट करके रखना है। अब देखिए अगली प्रश्न आपसे पूछता है 16 नंबर, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है ना किसने किया था, ठीक है। ऑप्शन में है केरेंस्की, बी में है ट्रोट्स्की और डी सी में है लेनिन और साथ में डी में देगा है स्टोलिन। तो देखिए राइट आंसर आपको नोट करके रखना है 16 नंबर प्रश्न का, ये हमारा क्या होता है जी, तो ये होता है हमारा लेनिन, ठीक है। तो सी नंबर आपको नोट करके रखना है। अब देखिएगा अगली प्रश्न आपसे पूछता है 17 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ठीक है। कमेंट करना है आप लोगों को, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है ना कौन करता है। ऑप्शन ए में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, बी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी में है वित्त विभाग और डी में देगा है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो देखिए ये आपको नोट करके रखना है और बीबीए करके इसे आपको नोट करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है 17 नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को याद करके रखना है। तो यहाँ पे हमारा ए जो है प्रश्न है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आप प्रश्न देखिए 18 नंबर यहाँ से हमसे पूछता है निम्न में कौन पिछड़ा राज्य, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी नोट करके आपको रखना ही है, ठीक है। पिछड़ा राज्य काफी बार पूछा जाता है, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है। ऑप्शन ए में बिहार, पंजाब, बी में है हरियाणा, सी में है महाराष्ट्र और डी में है बिहार। तो देखिए बिहार को हम लोग क्या कहते हैं, पिछड़ा राज्य कहते हैं, गरीबी की गिनती में आता है बिहार, तो प्रथम स्थान पर, तो ये आपको नोट करके रखना है। अब प्रश्न आपसे 19 नंबर पूछता है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन में मनोरंजन, बी में है समाज सेवा, सी में है परोपकार और डी में है जीविकोपार्जन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट करके रखना है जीविकोपार्जन ही हमारा जो है ना ये आर्थिक क्रियाओं का संबंध होता है, ठीक है। तो डी नंबर हमारा राइट आंसर यहाँ पे जो है ना हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अब प्रश्न हमसे यहाँ पे 20 नंबर पूछता है भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। काफी इंपॉर्टेंट करके इसे भी नोट करना है, ठीक है। यह प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम में बार बार, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में सरदार पटेल और डी में है दादा नौरोजी। तो देखिए ये नोट करके रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखिए, प्रश्न कहता है किस नंबर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं जो है ना किस प्रकार की है। जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है वह कौन सी संस्था है। ऑप्शन ए में कृषक महाजन, बी में है भूमि विकास बैंक, सी में प्राथमिक कृषि साख समिति और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे जो ना ये होगा भूमि विकास बैंक, जो ना ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमसे पूछता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट करके इसे भी आपको नोट करना है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है।
ऑप्शन ए में 17 मार्च को, बी में है 15 मार्च को, सी में है 19 मार्च को और डी में है 22 अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके रखना है आप लोगों को। राइट आंसर ये हमारा होगा 15 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, तो बी नंबर आपको नोट करके रखना है। अब देखिएगा आपसे 23 नंबर प्रश्न पूछता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है जी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो मैंने काफी बार आपको पढ़ाया हुआ है ये प्रश्न। ये अधिक सिंचाई के कारण ही भूमि निम्नीकरण किया गया है, यानी कि आपको डी ऑप्शन नोट करके रखना है। अब देखिए ये काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है 24 नंबर, इसे तो आपको वीवीआई करके नोट कर ये लेना है। सोपानी कृषि प्रचलित है किस राज्य में, सोपानी कृषि प्रचलित किस राज्य में है, तो ये देखिए ऑप्शन ए में है, हरियाणा में बी है, पंजाब में सी में है, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में और डी में देगा उत्तराखंड में। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको नोट करके रखना है, उत्तराखंड में ये सोपानी कृषि प्रचलित यानी की जाती है। अब देखिएगा आपसे अगली प्रश्न पूछता है 25 नंबर, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी जो ना पाई जाती है। ऑप्शन ए में है लाल मिट्टी, बी में है काली मिट्टी, सी में है जलोढ़ मिट्टी और डी में है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 25 नंबर का राइट आंसर जो होगा ना जलोढ़ मिट्टी होगा, यानी कि आपको सी नंबर नोट करके रखना है। तो अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा, प्रश्न पूछता है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक जो है ना किन्हें कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और यह प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे आगे तो ये काम देगा। ठीक है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए में पतंजलि को, बी में चरक को, सी में है सुश्रुत को और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको नोट करके रखना है क्या जी, तो नोट करके रखना है सुश्रुत। ठीक है, सॉरी सुश्रुत नहीं होगा, देखिए यहाँ पे सुश्रुत होगा, शायद होना चाहिए, बट हमें यहाँ पे सुश्रुत नहीं होगा। क्या दिया गया है ऑप्शन में, तो देखिए डी दिया गया है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, बट सुश्रुत होगा। ठीक है, सुश्रुत होगा, यानी आपको सी नंबर नोट करके रखना है, ऑप्शन में गलत दे देता है। अब प्रश्न कहता है 27 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत में वन का फैला है। बिहार में 100% भाग है, जिसमें से कितना परसेंटेज में जो है ना वन लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए में 15%, बी में है 20%, सी में है 18% और डी में है 7%। तो टोटली बात करें तो हम लोग ये टोटली है 7%, बिहार में 100% में 7% में ही वन का फैला है, यानी कि जंगल है। ठीक है, तो डी नंबर आपको नोट करके रखना है। अब देखिएगा 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछता है, निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। लोह युक्त खनिज का उदाहरण क्या हो सकता है। ऑप्शन में मैग्नेटाइट, बी में है अभ्रक, सी में है बॉक्साइट, डी में है चूना पत्थर। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा मैग्नेटाइट होगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए अगली प्रश्न आपसे 29 नंबर पूछता है, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। सबसे घटिया, जैसे घटिया से भी घटिया कर सकते हो, चूरा पीटा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में है एंट्रासाइट, बी में है बिटुमिनस, सी में है लिग्नाइट और डी में है पीट। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि जिसको तोड़ा फोड़ा पीटा उठा जा सकता है, जिसको जैसे मान लो ये कोयला है, इसको छोटे छोटे कण में तोड़ दिया तो पीटेंगे तभी ना टूटेगा, तो पीट आपको याद करके रखना है। ठीक है, यानी डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछा जाता है 30 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है। निम्न में कौन ऐसा फसल है जिसे हम लोग रोप नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में रबड़, बी में है गन्ना, सी में है धान, डी में है चाय। तो देखिए हम जिसे नहीं रोप सकते हैं ना, वो हमारा क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है रबड़ की खेती रोपी नहीं जाती है। ठीक है, उसे बीज के द्वारा ही जो है ना क्या होता है बनाया जाता है। तो चलिए अगली प्रश्न कहता है हमारा, भारत की प्रमुख खदान, सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया, यहाँ पे गलत मैंने आपको बोल दिया, ये रबड़ की खेती जो है ना ये कीड़ों के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, याद करके रखना है, कीड़ों के द्वारा। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, लेकिन ये भी करके भी आपको नोट करके रखना है 30 नंबर प्रश्न का। अब देखिएगा अगली प्रश्न आपसे पूछता है 31 नंबर, भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है। भारत में किस प्रकार का सबसे ज्यादा फसल जो है ना होता है। ऑप्शन ए में गेहूं, बी में मकई, सी में जौ और डी में है धान। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा धान का खेती सबसे ज्यादा बिहार में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगली प्रश्न देखिए। प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बिहार में 100% जमीन है। ठीक है, 100% है, जिसमें से कितना परसेंट में कृषि क्षेत्र। तो ऑप्शन ए में 50%, बी में है 60%, डी में है 80% और डी में देगा 36.5%। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको नोट करके रखना है, ये हमारा होगा 50% जो है ना कृषि भाग में लगा हुआ है। तो देखिए अगली प्रश्न हमसे पूछता है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। संचार सेवाओं का अंग इनमें से क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में समाचार पत्र, बी में टेलीफोन, डी में है टेलीविजन और डी में देगा इनमें से भी। तो देखिए हम लोग समाचार जो देखते हैं, समाचार पत्र यानी पेपर के जरिए भी देखते हैं, टेलीविजन यानी टीवी के जरिए भी, टेलीफोन है ना मतलब कि रेडियो के जरिए, और टेलीविजन का मतलब हो गया टीवी के जरिए, यानी इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि इन सभी के जरिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न हमसे पूछता है, मानवीय पूंजी का निर्माण जो है ना मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है स्वास्थ्य, बी में है आवास, सी में है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, साथ में है इनमें सभी। तो देखिए
मानव को अगर पूंजी लेना है ना, तो मतलब हमारे देश में पूंजी चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, आवास का जरूरत होगा, स्वास्थ्य का जरूरत होगा, साथ में शिक्षा एवं प्रति शिक्षण का भी जरूरत होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको नोट करके रखना है इनमें सभी। ठीक है, अब देखिए आपको अगली प्रश्न यहाँ पे पूछता है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, तो वैश्वीकरण का अर्थ जो होता है ना, ये हमारा होता है विश्व व्यवस्था। ठीक है, विश्व व्यवस्था। चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो है ना, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से होगा, द्वितीय क्षेत्र से होगा, तृतीय क्षेत्र से होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो 36 नंबर का नोट करके रखना है आप लोगों को, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है हरित क्रांति यानी खेती। ठीक है, तो चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जाता है 37 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, ऐसा कौन सा संस्थान है जो कि मुद्रा जारी करता है हमारे भारत में, तो ऑप्शन ए में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। ठीक है, RBI, और यहाँ पे हमसे एक और ऑप्शन दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। ठीक है, और सी में देगा सांसद और डी में देगा राष्ट्रपति। तो देखिए भारत में जो मुद्रा यानी कि रुपया जारी करता है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है यानी कि RBI हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ए नंबर आपको नोट करके 37 नंबर प्रश्न का रख लेना है। ठीक है, तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है बिहार राज्य है, बिहार राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में उद्योग प्रदान के लिए, बी में पशुपालन प्रदान के लिए, सी में है खनिज प्रदान के लिए, और डी में देगा कृषि प्रदान के लिए। तो कृषि प्रदान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हम लोग डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन चुन लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न हमसे यहाँ पे एक और पूछा जाता है 39 नंबर प्रश्न कहता है निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, यानी रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है राजकीय आय, बी में है राष्ट्रीय आय, सी में है प्रति व्यक्ति आय, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारे रहन सहन यानी कि हमारे जो खर्चा होता है उसको कौन प्रभावित करता है, तो उसको प्रभावित कौन करेगा, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि हम जो कमाएंगे वही हमको खर्चा देगा। ठीक है, यानी कि डी सी ऑप्शन आपको नोट करके रखना है। अब प्रश्न हमसे पूछता है 40 नंबर बिहार में कितने जिले हैं जी। बिहार में टोटली कितने जिले हैं ये भी भिविया करके नोट करना। जिनको नहीं पता है बिहार में टोटली कितने जिले हैं, तो मैं उनको आज बता दूं 38 जिले टोटली हमारे बिहार में हैं। ठीक है, वर्तमान में के टाइम में, यानी कि आपको 40 नंबर का डी ऑप्शन डाइट करके रखना है। अब देखिएगा ये भी प्रश्न आपको भिविया करके नोट करना है। अच्छा, वो 41 नंबर प्रश्न कहता है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए में इंदिरा गांधी, बी में है महात्मा गांधी, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण आपको नोट करके रखना है। देखिए यदि आपके घर में कोई 12th में होंगे तो उनको बता देना है 41 नंबर प्रश्न। ये वो यदि हिस्ट्री यानी कि ये क्या करते आर्ट्स लिए होंगे तो उनको आपको बता देना है। ठीक है, ये प्रश्न 12th में भी आता है, साथ में 10th में भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको बता देना है। 1 नंबर उनको भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको बता दीजिएगा और आप भी पढ़ लेना। तो चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश जो है ना कब स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन ए में है 1969 में, बी में है 1970 में, सी में है 1971 में, और डी में है 1972 में। तो देखिए 42 नंबर प्रश्न का हम लोग यहाँ पे सही जो ऑप्शन नोट करेंगे 1971 ईस्वी में। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमसे पूछता है भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में पंजाब, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है बिहार। तो देखिए राजस्थान से शुरू की गई थी, और कब की गई थी, तो 2005 से शुरू की गई थी। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न। आप देखिए अगली प्रश्न हमसे पूछता है लास्ट प्रश्नों का। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश टोटली भारत में कितना है, तो 9 है। आपको मैंने अभी पढ़ाया था वीडियो के शुरू में ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन यहाँ पर जो है ना केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में उत्तराखंड, बी में छत्तीसगढ़, सी में है चंडीगढ़, और डी में है केरल। तो देखिए 44 नंबर का राइट आंसर हमारा यहाँ पे जो होगा वो होगा चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ यानी कि आपको सी नंबर नोट करके रख लेना है। तो चलिए एक आपको हम होमवर्क देंगे आज। ठीक है, आज हम आप लोगों को एक होमवर्क देंगे, बताना है आपको ये क्या करते हो जी। देखिए हम बता रहे हैं नेपाल। ठीक है, आपको ये बताना है कि नेपाल जो है ना कब स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, नेपाल जो है ना कब, सॉरी यहाँ पे नेपाल लिखने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, से कर देते। देखिए नेपाल आपको बताना है कब स्वतंत्र हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होता है, नेपाल देश जो है ना कब स्वतंत्र हुआ था, और साथ में नेपाल में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। नेपाल में किस प्रकार की शासन प्रणाली है ये भी आपको कमेंट करना है। ये कमेंट करना है कि पहला नेपाल कब स्वतंत्र हुआ था नेपाल देश, साथ में नेपाल में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ये आपका होमवर्क रह गया। ये आपको जो है ना कल के मतलब कि वीडियो खत्म हो जाए, आपको नहीं पता होगा तो आप लोग कहीं से आंसर देख के आप कमेंट करके जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। आपसे एक गुजारिश करेंगे कि जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आपको इसी प्रकार से तैयारी करवा
करवाया जाएगा। और नोट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है नंबर, आपको उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ये हमारा नंबर है, इस पर आप लोगों को नोट मिलता है, ठीक है। आपको देरी सही लेकिन मिल जाता है नोट्स, ठीक है। डेट थोड़ा लगता है बट मिल जाता है। तो आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट कॉल करना या व्हाट्सअप में मैसेज करना है यस करके, क्या करके, तो यस करके आपको मैसेज करना है, तो फिर आपको मैं ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। तो चलिए वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।